नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार सिंह आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। कूलाम का नियम जो दो बिंदुवत आवेश के लिए दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को कितना बल से प्रतिकर्षित करते हैं अथवा असमान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को कितना बल से आकर्षित करते हैं, इन बलों के परिमाण के बारे में या उनके दिशा के बारे में ही कूलाम साहब ने ये नियम दिए। और यह नियम दो बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू है। तो पहला हमने लिया बिंदुवत आवेश प्लस Q1 और दूसरा हमने लिया बिंदुवत आवेश प्लस Q2। प्लस Q1 आवेश प्लस Q2 आवेश पर जो प्रतिकर्षित बल लगा रहे हैं वो Q1 से Q2 की ओर है और वह बल आपका है F21 वेक्टर, और Q1 आवेश पर जो प्रतिकर्षित बल लगा रहे हैं वो हमारा है F12 वेक्टर। इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी स्मॉल r है। तो ये दोनों आवेश के बीच जो लगने वाले बल हैं वो इनके बीच के दूरी पर निर्भर करेंगे, इनके माध्यम पर निर्भर करेंगे और इनके आवेश के गुणनफल पर निर्भर करेंगे, आवेश के परिमाण पर निर्भर करेंगे। तो कूलाम साहब कहते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2 जो इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती हैं एवं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। हम यहाँ वही बात लिखे हैं जो कूलाम साहब बोले हैं, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होगा, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा में हो जाएगा हमारा r²। इसीलिए F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा r²। ये रहा कूलाम के नियम के अनुसार जो बल इन दोनों आवेश के बीच में उत्पन्न हो रहे थे या दोनों एक दूसरे को जिस बल से प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित कर रहे थे वो बल का परिमाण है। इसे हम कह सकते हैं कूलाम बल या हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत बल या स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। अब यहां पर जो K है, यह K एक स्थिरांक है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी समानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, वही स्थिरांक हमारा K है। इस K का मान माध्यम पर निर्भर करती है। अगर K बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। ये रहा बल का मान, जहां 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी अन्य माध्यम की बात करें, किसी अन्य माध्यम के लिए F का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r Q1 Q2 बट्टा r²।
ये रहा किसी अन्य माध्यम के लिए बल का मान। यहां पर हम लिख लेंगे कि इप्सिलेंट बराबर होता है इप्सिलेंट नॉट इनटू इप्सिलेंट आर, क्योंकि इप्सिलेंट हमारा जो है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, इप्सिलेंट नॉट हमारा वायु की विद्युतशीलता है और इप्सिलेंट आर हमारा जो है किसी अन्य माध्यम के लिए विद्युतशीलता है। आप इसको लिख सकते हैं जहां इप्सिलेंट निरपेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलेंट नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इप्सिलेंट आर किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है। इप्सिलेंट नॉट का मान तो हमने जान गया कि 8.854×10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इप्सिलेंट आर का मान भिन्न भिन्न माध्यम पर भिन्न भिन्न मान को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इप्सिलेंट आर के लिए एक वायु, या आप यहाँ पर निर्वात भी ले सकते हैं। एक काम करते हैं, निर्वात या वायु के लिए एक, चांदी के लिए 10.8, धातु के लिए इन्फिनिटी यानी अनंत। इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं, जैसे रबर के लिए 7, अभ्रक के लिए 6, ये सभी मान होते हैं। यानी भिन्न भिन्न माध्यम में इप्सिलेंट आर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो अगर हम निर्वात या वायु की बात करेंगे तो यहां पर इप्सिलेंट आर का मान 1 हो जाता है, इसीलिए यहां पर हमें केवल 1/4 पाई इप्सिलेंट नॉट मिलता है। यानी हम यहां लिख सकते हैं यह जो मान है यह निर्वात अथवा वायु के लिए, तो यही बल का सूत्र है, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलेंट नॉट इंटू Q1 Q2/R²। चलिए, और ये रहा किसी अन्य माध्यम के लिए। हम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले बल, अब ये जो बल है जो दोनों आवेश के बीच लग रहे थे, ये इनके आवेशों के परिमाण पर भी निर्भर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो बल का मान बदलेगा, और उनके बीच के दूरी पर निर्भर करेंगे, और उनके बीच जो मान, जैसे एक बहुत बड़ा आवेश ले लिए, एक बहुत छोटा आवेश ले लिए, तो सवाल ये बन रहा है कि हम कैसे बिंदुवत आवेश ले। बिंदुवत आवेश का मतलब या तो दोनों आवेश बहुत छोटा हो, अर्थात या दोनों आवेश बहुत बड़ा हो और उनके बीच का दूरी बहुत ज्यादा हो, तो वो दोनों आवेश भी बिंदुवत आवेश होंगे। जैसे कोई आवेश बहुत छोटा है और कोई आवेश बहुत बड़ा है, तो वो दोनों एक दूसरे से हम देख पा रहे हैं कि वो बिंदुवत आवेश एक दूसरे को देखें, कब जब उनके बीच का दूरी बढ़ जाएगा तो वो भी बिंदुवत आवेश कहलाएंगे। यह नियम केवल बिंदुवत आवेश के लागू होंगे, और यह नियम इन दो बिंदुवत आवेश के बीच में जब लागू होते हैं तो बहुत अधिक दूरी से लेकर बहुत कम दूरी तक लागू होते हैं। लेकिन बहुत कम दूरी में कहां तक जाना है, तो जहां तक नाभिकीय बल का प्रभाव ना हो, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से नाभिकीय बल प्रभावी होने लगते हैं, और यह बल प्रभावी होने के बाद इनके बीच जो लगने वाले कूलम बल है उस बल को बेअसरदार कर देते हैं। ठीक ना। तो चलिए, यही रहा हमारा कूलम का नियम, जिसका सत्यापन आप लोग यहाँ पर देखें। तो ये इसका परिमाण है, इसमें हमने आपको सदिश रूप नहीं बताया है, क्योंकि कूलम के नियम का अगर हम सदिश रूप की बात करेंगे तो उसमें हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कूलम के नियम का सदिश रूप दिखाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी आगामी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।